नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाओं के बारे में और उनके बीच के कोण के बारे में हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए। बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए, पर ज्योमेट्री आगे पढ़ने के लिए आपको पॉलीगन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है। पॉलीगन मतलब बहुभुज के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज मैं पॉलीगन समझाऊंगा, क्योंकि एक बार पॉलीगन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, अगर आप बहुभुज समझ गए तो चाहे त्रिभुज का क्वेश्चन हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल का हो, चाहे सर्कल के क्वेश्चन हो, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो पहले आज हम पॉलीगन समझेंगे और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या ज्योमेट्री में क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जिन भी लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ज्योमेट्री के प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो आप देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं देखोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। कंटेंट मेरा हर डे का जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं रहता है, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बेटर है, अगर आप नहीं भी देखते हैं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन एक चीज मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी बंद आकृति, जैसे आप कहें कि त्रिभुज है, जैसे आप कहें कि स्क्वायर है मतलब वर्ग है, या फिर आपने ले लिया हेक्सागन, षटकोण या षटभुज भी आप कह सकते हैं। सारी की सारी आकृति बहुभुज की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि परिभाषा कहती है कि आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पॉलीगन कहा जाएगा, उसे बहुभुज कहा जाएगा। अब एक चीज आप समझिए कि ट्राइंगल है, इसके तीन ही क्या होते हैं, वर्टेक्स, तीन ही क्या होते हैं, शीर्ष। हिंदी मीडियम वाले बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। तीन तो क्या होंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब क्या होते हैं, शीर्ष। और जितने शीर्ष होते हैं किसी भी बहुभुज के, उतनी ही क्या होती हैं, उतनी भुजाएं होती हैं। आप देखिए, अगर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीन अगर वर्टेक्स हैं तो साइड्स भी कितनी होंगी, तीन ही होंगी। भाई बड़ी साधारण सी बात है, इसमें क्या हमने नया देख लिया। 4 वर्टेक्स हैं तो 4 भुजाएं, 6 वर्टेक्स है तो 6 भुजाएं होंगी। एक हो गया सेंटर। फिलहाल जो मैं डेरिवेशंस जितने भी करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं सारे के सारे डेरिवेशंस रेगुलर पॉलीगन के। रेगुलर मतलब सम बहुभुज। क्या मतलब है इसका, रेगुलर या सम बहुभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल होना चाहिए, अगर क्वाड्रिलेटरल, अगर चतुर्भुज है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। बच्चे यहां पर कहते हैं कि सर रोम्बस की भी तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो भुजाओं के साथ साथ क्या बराबर होने चाहिए, कोण भी बराबर होने चाहिए। उसे क्या कहा जाएगा, उसे रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा। हेक्सागन है तो सारी भुजाएं बराबर होंगे, सारे कोण बराबर होंगे, तो उसके लिए हम डेरिवेशंस आज करने वाले हैं। मैं चाहूं तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला भी बता दूं, डेरिवेशन ना भी कराऊं तो भी कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। पर जब आप एसएससी के एग्जाम में सीजीएल में बैठेंगे और अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आपको डेरिवेशंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूला से आप सारे क्वेश्चंस वो कर पाएंगे, या वो क्वेश्चंस मैं बता पाऊंगा जो आज तक एग्जाम्स में आए हैं और जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, पर कुछ ना कुछ तो नया आने की पॉसिबिलिटी रहती है। वो 1 या 2 सवाल ही आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए आपको डेरिवेशंस पता होने चाहिए पॉलीगन के। और आजकल ऐसे ही है कि बच्चे ज़्यादा फोकस करते नहीं, कोचिंग वाले ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, न जाने क्या कारण है कि क्यों नहीं पढ़ाते। चलिए देखिए, पॉलीगन की बात करते हैं डेरिवेशंस के साथ। जैसे ये एक पॉलीगन है, मान लेते हैं कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या है, n। इसकी भुजाएं कितनी हैं, n इसकी भुजाएं हैं। मतलब त्रिभुज के लिए अगर मैं बात करूं तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 3, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। स्क्वायर के लिए n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 4। हेक्सागन के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 6। जितनी भुजाएं वो क्या हो जाएगी, हमारी n की वैल्यू। अब बात को समझिए, ये हो गया इसका केंद्र, ये क्या हो गया यहां पर इसका सेंटर। अब ये जो सेंटर है, अगर सेंटर को मैं वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दूं तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या बनने वाले हैं भाई, इस प्रकार इसके अंदर त्रिभुज बन जाएंगे। अब कितने त्रिभुज बन जाएंगे, जितनी भी इसकी साइड्स होंगी। कैसे कि अगर आप स्क्वायर की बात करें, ये सेंटर हो गया। अब अगर मैं इस सेंटर को वर्टेक्स के साथ, शीर्ष के साथ मिला दूं तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज। हेक्सागन की बात करें, सेंटर को वर्टेक्स के साथ, केंद्र को यदि शीर्ष के साथ जोड़ देंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुज बन गए। तो जितनी वर्टेक्स होंगी, मतलब जितनी भुजाएं होंगी, उतने ही यहां पर क्या बनने वाले हैं, त्रिभुज बनने वाले हैं।
एक साधारण सी बात आप लोग जानती हैं कि पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। पर अब ये 360 डिग्री के छोटे छोटे हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए भाई, जितने त्रिभुज हैं उतने हिस्से हो गए। और त्रिभुज कितने हैं, जितनी भुजाएं हैं उतने त्रिभुज हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एक सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा? बहुत ही आसान, एक सेंट्रल एंगल, एक केंद्रीय कोण हो जाएगा 360/n हो जाएगा, एक केंद्रीय कोण। अगली चीज ये कि एक एंगल तो मैंने पता कर लिया, बाकी ये जो दो भुजाएं हैं ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, तीसरी भुजा भी बराबर बन गई। पर भाई समबाहु त्रिभुज बनता है, पर वो किस में बनता है, सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन में बनता है, षटकोण में बनता है। बाकी किसी में भी समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। तीसरी बराबर हो गई तो वो कौन सा बनेगा, वो हेक्सागन ही होगा, वो षटकोण ही होगा या षष्ठभुज होगा, बाकी किसी पॉलीगन में नहीं होता। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, इनके संगत कोण भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो मैं तो ये भी कह सकता हूं कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो भाई ये वाला एंगल भी तो क्या होगा, 360/n होगा। ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि हर एंगल तो कितना होगा, 360/n होगा। और ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये कितने होंगे, थीटा 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 डिग्री के। तो किसी भी एक त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, किसी भी एक ट्राइंगल की बात करूं, तो आप कह सकते हैं कि कोणों का योग 360/n, पहला एंगल कितना हो गया, 360/n, बाकी हो गया साथ में प्लस थीटा प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यही होगा भाई। इस त्रिभुज में एक कोण 360/n है, बाकी दोनों एंगल्स कितने लिए हुए हमने, थीटा थीटा, टोटल 180 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा हो गया आपका कितना, 2 थीटा इज इक्वल टू 360/n इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, मैं इतना सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, आप इतना आसान कैलकुलेशन की आप मौखिक कर सकते हैं। 2 थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। चाहे तो 180 कॉमन भी ले सकते हैं, जिनकी इच्छा हो कॉमन लीजिए, नहीं भी लेना तो क्या फर्क पड़ता है, 180 1 - 2/n। ये हमने 2 थीटा की वैल्यू निकाली। पर 2 थीटा है क्या भाई, बहुत ठंडे दिमाग से देखिए आप, क्या ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2 थीटा। मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 2 थीटा होता है। मतलब संलग्न भुजाओं के बीच में, ये जो दोनों अगल बगल की जो भुजाएं हैं, भुजाओं के बीच में जो कोण है वो कितना है, वो है 2 थीटा, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है। पर इसे कहा क्या जाता है गणितीय भाषा में, इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। तो किसी समबहुभुज का, किसी रेगुलर पॉलीगन का अगर आपको क्या चाहिए, एक आंतरिक कोण पता करना है, एक इंटीरियर एंगल निकालना, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है, 180 1 - 2/n। अब बात को समझिए, आप चाहें तो इसको ना याद रखना, चाहें तो आप इसको याद रख लीजिए, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला। बात को मैं समझाता हूं। त्रिभुज में सभी विद्यार्थी ये बात जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में एंगल कितना होता है भाई, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का। तो क्या ये 60 तब भी आएगा जब मैं इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखूंगा, n की जगह मैं 3 पुट करूंगा। चलिए करके देखते हैं। फॉर्मूला है 180 - 360/n, और n की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, 3। ये हो जाएगा 120, 180 में से 120 गया तो क्या है, 60। वही तो होता है भाई आंतरिक कोण, त्रिभुज का क्या होता है, 60 डिग्री। स्क्वायर का भी आप लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। और अगर मैं फॉर्मूला से करूं तो क्या हो जाएगा, 180 - 360/n की जगह क्या आने वाला है, 4। 180 में से 90 गए तो आंसर क्या आ जाएगा, 90। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, किसी भी समबहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का जो योग होता है, सॉरी आंतरिक कोण जो होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर निकल के आएगा। तो क्या मैंने समझाया, सिर्फ मैंने अभी इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया, एक इंटीरियर एंगल का, वो भी किसमें, रेगुलर पॉलीगन में। बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि पॉलीगन के ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस इंटीरियर एंगल के ऊपर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमने चर्चा करी इंटीरियर एंगल के बारे में। जैसे मैंने एक पॉलीगन बनाया,
कोई भी पॉलीगन हो, हालांकि मैंने ये ऑक्टागन बनाया है, अष्टभुज है, इसकी भुजाओं की संख्या 8 होती है, पर मैंने नंबर ऑफ साइड्स क्या मान ली, n, क्योंकि हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं किसी भी बहुभुज में काम करना चाहिए, भुजाओं की संख्या है n। एक आंतरिक कोण निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि एक आंतरिक कोण होता है 180 माइनस 360 बटे n। तो एक आंतरिक कोण हमें पता है। अब क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही आंतरिक कोण होते हैं? क्यों? क्योंकि भाई हर शीर्ष के ऊपर एक इंटीरियर एंगल बनेगा या नहीं बनेगा? आप देखिए इस बात को कि एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल इधर बनेगा, हर वर्टेक्स के ऊपर एक एंगल बनेगा। जितनी भुजाएं होती हैं, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जितनी भुजाएं उतने ही शीर्ष, और हर शीर्ष के ऊपर आंतरिक कोण बनता है। तो सारे के सारे आंतरिक कोण तो क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं सभी का टोटल निकालना चाहूं, जैसे त्रिभुज का मैं जानता हूं, अभी हमने किया भी कि एक कोण क्या होता है 60, तो तीनों का टोटल चाहिए तो मैं क्या गुणा कर दूं? 60 को 3 से गुणा कर देते हैं भाई, तीनों का टोटल पता पड़ जाएगा। वैसे स्क्वायर की बात करें तो जब एक अगर 90 है तो गुणा क्या कर देंगे? 4 गुणा कर देंगे तो टोटल पता पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में एक कितना होता है? 120 डिग्री। 120 को अगर 6 से गुणा कर दें तो टोटल पता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मतलब कि अगर आपको एक एंगल पता है, भुजाओं की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या पता पड़ेगा? सारे के सारे एंगल्स का टोटल पता पड़ेगा। तो वही तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर एक एंगल 180 माइनस 360 बटे n है, तो भुजाओं की संख्या से गुणा करोगे तो क्या पता पड़ जाएगा? टोटल पता पड़ जाएगा। किसका टोटल पता पड़ जाएगा? ये हमने निकाल लिया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोणों का योग हमने निकाल लिया। किसके लिए? किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग। तो चलिए गुणा कर देते हैं n से। तो 180 में गुणा होगा तो 180 n हो जाएगा। 360 में n से n कटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 180 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा n-2। तो ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला, आप किताबों में देखेंगे तो शायद कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलता है कि 90 गुणा 2n-4, ये भी देखने को मिलता है। मतलब कि हम यहां से एक 2 को कहां भेज दें? अंदर भेज दें, या फिर यहीं पर ही अगर मैं 90 कॉमन लेता तो 2n होता और इधर पे क्या बचता? यहां पर 4 बचता। तो आप 180 कॉमन लीजिए, 90 कॉमन लीजिए, आपके ऊपर है। पर अगर कभी एग्जाम में लिखा हुआ है आंतरिक कोणों का योग और आप ढूंढें कि ये तो लिखा हुआ नहीं है, अगर ये ऑप्शन में होगा तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये हमने निकाला आंतरिक कोणों का योग। अगली चीज ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फॉर्मूला है कहाँ कहाँ काम करता है, और ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ का है और ये कहाँ कहाँ काम करता है। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन मैंने करके बताया, टोटल का डेरिवेशन भी मैंने करके बताया। पर भाई समझदार बनिए और इस चीज़ को समझिए कि ये है फॉर्मूला किसका? आंतरिक कोण का। आंतरिक कोणों के योग का नहीं, आंतरिक कोण का, सिर्फ एक इंटीरियर एंगल का है। अब अगर मैं कैसा भी ट्राइंगल बनाऊं, मैंने ये ट्राइंगल बनाया, तो क्या कोई ये कह देगा कि इसके सारे एंगल बराबर होंगे? भाई ट्राइंगल में जरूरी थोड़ी सारे एंगल बराबर होंगे। तो सारे एंगल अगर बराबर नहीं है तो इस फॉर्मूले से जो निकल के आएगा वो अलग अलग थोड़ी आएगा, वो तो एक ही वैल्यू आएगी। एक ही वैल्यू आएगी तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो फॉर्मूला काम करता है ये काम करता है रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर मतलब समबाहुभुज में। ठंडे दिमाग से समझिए बात को कि एक कोण का फॉर्मूला काम करता है रेगुलर में, पर ये जो सम का फॉर्मूला काम करता है ये हर पॉलीगन में काम करता है, चाहे रेगुलर हो चाहे ना हो। मतलब कि अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं, 3 पुट करोगे तो भाई किसका आंसर निकल के आ जाएगा? 3 - 2 1, 1 गुणा 180 बराबर 180। ये आंतरिक कोणों का योग निकाला मैंने। क्योंकि मैंने n की जगह 3 रखा है तो बात बड़ी साधारण सी है कि मैंने त्रिभुज के कोणों का योग निकाला है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम निकाला है। तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल का 180 होता है, आइसोसेलेस का होता है, स्केलिन का होता है, कि हर एक ट्राइंगल का 180? तो आपका जवाब यही होगा कि सर हर त्रिभुज के कोणों का योग तो क्या होता है? 180 होता है। तो अगर हर त्रिभुज के कोणों का योग 180 है तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो सम का फॉर्मूला है ये हर पॉलीगन में काम करता है, चाहे रेगुलर पॉलीगन हो या ना हो। पर ये जो फॉर्मूला है ये सिंगल एंगल वाला सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है, ये एक इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है किस में काम करता है, ये रेगुलर पॉलीगन में काम करता है। तो एक कोण का काम करेगा रेगुलर में, पर टोटल का काम किस में करेगा, रेगुलर में भी काम करेगा, इररेगुलर में भी काम करेगा, भुजाएं बराबर हो या ना हो। मतलब चतुर्भुज यदि वर्ग है, आयत है, समलंब है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो, ट्रेपीजियम हो, रोम्बस हो, क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, भाई क्वाड्रिलेटरल का तो टोटल क्या होगा, 360 ही होगा। जरूरी थोड़ी ना स्क्वायर का ही 360 होता है, साइड्स बराबर नहीं भी होंगी तो क्या टोटल बदल जाएगा, टोटल तो क्या रहेगा 360, एक एंगल घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, टोटल क्या रहेगा 360 ही रहेगा। तो टोटल का फॉर्मूला किसके लिए, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी। टोटल का काम करता है किसमें, हर पॉलीगन में, एक एंगल का काम किसमें करता है, रेगुलर पॉलीगन में। उम्मीद करता हूं बात आप समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने अभी तक बात करी आंतरिक कोण की, एक आंतरिक कोण निकाला, टोटल भी निकाला। कोई भी पॉलीगन है, किसी भी प्रकार का बहुभुज है, सपोज ये मैंने क्या बना दिया, मैंने स्क्वायर बना दिया, वर्ग है। तो अगर ये इसका आंतरिक कोण है, अगर ये इसका इंटीरियर एंगल है, तो किसी भी एक भुजा को आप बढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाइए, जैसे मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना भाई, ये एक्सटीरियर एंगल है कि अगर ये आंतरिक कोण है तो भुजा को बढ़ाने पर क्या बनता है, बाह्य कोण बनता है। विद्यार्थी क्या समझ लेता है, अच्छा ये आंतरिक है तो चलो ये वाला बाह्य कोण हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंतरिक है तो भुजा को बढ़ाने पर क्या बनता है, बाह्य कोण बनता है। और अच्छे से समझिए आप कि त्रिभुज है, अगर ये आंतरिक कोण है तो किसी भी साइड को आप चाहो तो इसको बढ़ा लो, चाहे तो इसको बढ़ा लो, क्योंकि एंगल तो बराबर ही बनेगा। तो अगर मैंने इस भुजा को बढ़ाया तो ये क्या होता है, ये बाह्य कोण होता है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये पेंटागन है, इसके बाद आप चाहें तो हेक्सागन बनाइए, कुछ भी बनाइए, इसके बाद की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आंतरिक कोण है, 60 होता है त्रिभुज का, सभी लोग सहमत होंगे इस बात से। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 120। कैसे पता पड़ गया 120, क्योंकि भाई टोटल तो क्या होना चाहिए, लीनियर एंगल 180 होना चाहिए, आंतरिक 60 है तो बाह्य का होगा 120 हो जाएगा। यहां पर देखिएगा आंतरिक भी 90 है और बाह्य भी क्या है, 90 है। यहां पर देखिएगा आंतरिक कितना हो जाएगा, यहां पर अगर मैं 365 करूंगा तो बाह्य कोण तो 72 आएगा और आंतरिक कोण कितना आएगा, 108 आएगा। कैसे आया मैं समझा दूंगा, कोई इश्यू वाली बात है नहीं। यहां पर देखिएगा आंतरिक 120 हो जाता है पर बाह्य कितना हो जाता है, बाह्य 60 हो जाता है, कि टोटल क्या होना चाहिए, टोटल 180 होना चाहिए। पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि त्रिभुज एकमात्र ऐसी आकृति होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, एकमात्र ऐसी आकृति है कि जिसका आंतरिक कोण छोटा होता है किससे, बाह्य कोण से। पॉइंट समझ पा रहे हैं आप कि एकमात्र ऐसी आकृति है कि जिसका आंतरिक कोण क्या होता है, छोटा होता है बाह्य कोण से। आप इमेजिन कीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आ सकता है भाई, बिल्कुल चांसेस हैं कि इंटीरियर एंगल इज लेस देन एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आ रही है, ऐसा लिखा हुआ है सवाल में कि आंतरिक कोण छोटा है बाह्य कोण से, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संभवत संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई कि नहीं, क्या पूछ लिया मैंने कि यदि आंतरिक कोण छोटा है बाह्य कोण से तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, पॉसिबल नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज हो गए कि जब इंटीरियर और एक्सटीरियर बताया ही नहीं, बताया होता तो हम इंटीरियर एक्सटीरियर का फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। तो अगर वैल्यू बताई होती तो बच्चा बड़ी खुशी खुशी फॉर्मूला लगा के हल कर देता, भुजाओं की संख्या निकाल लेता, पर यहां तो बताया ही नहीं वैल्यू, बस इतना कह दिया कि आंतरिक जो है छोटा है। अब कितना छोटा, कितना भी छोटा हो सकता है, पर अगर छोटा है तो भाई भुजाओं की संख्या निकालना क्या कठिन काम है। आप लोग बहुत समझदार हैं तो आप जानते होंगे कि भाई क्या आ जाएगा आंसर, 3, क्योंकि त्रिभुज एकमात्र ऐसी आकृति है जिसमें आंतरिक कोण क्या होता है, बाह्य कोण से छोटा होता है। तो मौखिक आंसर आ गया क्या, 3, हल ही नहीं करना। अगली बात,
कि स्क्वायर एकमात्र ऐसी आकृति है जिसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो भाई सवाल यहां से भी बन सकता है कि अगर उसने क्या कह दिया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर इक्वल हैं, तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान है, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू उस केस में 4 हो जाएगा। इसे मैथमेटिकली हल भी किया जा सकता है, दोनों क्वेश्चंस को गणितीय रूप से हल किया जा सकता है। अभी मैं एक्सटीरियर का फॉर्मूला बताऊंगा, प्रूफ करके भी बताऊंगा। अब इसके बाद जितने भी आप पॉलीगन्स देखेंगे सब में क्या हो जाएगा भाई, सब में जो आंतरिक कोण है, जो इंटीरियर एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। देखिए यहाँ 108 हो गया, 120 हो गया, और आगे बढ़ेंगे और ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब सारी की सारी आकृतियों में आंतरिक कोण क्या होता है, बड़ा होता है बाह्य से, बस त्रिभुज में छोटा होता है और स्क्वायर में क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि बाह्य कोण होता क्या है, उससे जुड़ी बहुत मैं इतना बेसिक से आपको बता रहा हूं कि आपको किसी किताब में सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए वीडियो को शेयर भी करें, जितने भी आपके लोग साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बताइए ये सारी चीजें। अगर कोई भी टीचर अगर मेरे वीडियोस को देखता है तो भाई वो भी सीखें, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें आप अपने को बताइए। अब देखिएगा मैंने क्या बताया कि बाह्य कोण होता क्या है, एक्सटीरियर एंगल होता क्या, ये हम समझ गए कि इंटीरियर है, लाइन को एक्सटेंड करोगे एक्सटीरियर पता पड़ जाएगा। इंटीरियर अगर पता है तो एक्सटीरियर कैसे निकालोगे, 180 में से घटा दो। भाई आंतरिक 60 था तो बाह्य मैंने कैसे निकाला था, 180 में से घटा के ही तो निकाला था। तो मतलब ये है कि कोई सा भी n साइडेड पॉलीगन है, भुजाओं की संख्या क्या है, n, तो आंतरिक कोण क्या होगा, कुछ नहीं, 180 माइनस 360 बटे n होगा कि नहीं होगा। ये एक आंतरिक कोण, अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया कि एक आंतरिक कोण क्या होगा, 180 माइनस 360 बटे n होगा। अगर आंतरिक पता है तो बताओ बाह्य कैसे निकालोगे। बाह्य कोण निकालना क्या कठिन काम है भैया, 180 में से क्या करो, इंटीरियर को माइनस कर दो। 180 में से अगर इंटीरियर घटा देंगे तो क्या पता पड़ जाएगा, बाह्य कोण पता पड़ जाएगा। यही चीज मैं समझा रहा हूं तब से कि 180 में से इंटीरियर घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं हल करने की। 180 माइनस, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 360 बाय n आ जाएगा। इतना स्लो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऑनलाइन पे आइडिया नहीं हो पाता कि हाँ बच्चों को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ऑफलाइन क्लास में हमें पता पड़ता है कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर इसीलिए हर एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है कि कोई आइडिया नहीं है बच्चे समझ भी पा रहे होंगे कि नहीं। तो भाई आप कमेंट करते जाइए कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए। हालांकि मैं हर एक चीज़ कैलकुलेशन बहुत ध्यान से कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला है ये किस चीज़ का है, ये 360 बाय n जो फॉर्मूला निकल के आया ये किस चीज का निकल के आया, ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकल के आया। बोलो बात समझ में आ रही है, बाह्य कोण का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं बाह्य कोण निकालना चाहता हूं त्रिभुज का, तो त्रिभुज में n की जगह 3 रख दो भाई, बात खत्म हो जाएगी और आपका आंसर 120 आ जाएगा। स्क्वायर का निकालना चाहता हूं तो बस n की जगह पर क्या रखना चाहिए, 4, मतलब जितनी भुजाएं हैं जितनी साइड्स हैं। अगर मैं पेंटागन का निकालना चाहता हूं तो n की जगह क्या रखना चाहिए, 5, मतलब क्या निकल के आ गया, 72 निकल के आ गया बाह्य कोण। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, ये तो ज्यादा आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ ये हुआ कि अगर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ज्यादा आसान है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी अप्रोच आपको सिखा पाऊं। मैं बुक का जो ज्ञान है वो आपको यहां पर नहीं दूंगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आसान होता है। इसीलिए इंटीरियर एंगल के भी जितने क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हें किससे हल करके बताऊंगा, मैं एक्सटीरियर के फॉर्मूले से। जितना भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं ये खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी फॉर्मूलाज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएं। सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो सवाल करेगा, सिलेक्शन उसका होगा जो सवाल को जल्दी करेगा। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ सबसे बनता है, आजकल हर किसी को 2 दूनी 4 करना आ गया और वो टीचर बन गए हैं। मैथ सबसे बनता है, पर जरूरी क्या है, सवाल समय पे बनना। तो हम क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जिससे कि आपको आसानी हो। तो मैंने क्या बताया आपको, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बता दिया। तो बाह्य कोण निकालना आप सीख गए, बस n की आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। और यहीं पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही बाह्य कोण भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 भुजाएं हैं तो भैया बाह्य कोण भी तो कितने होंगे, बाह्य कोण भी तो 3 होंगे। अब कुछ ज्यादा ही चतुर विद्यार्थी होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सर 3 थोड़ी होंगे,
इसको बढ़ाया तो एक ये बन गया, इसको बढ़ाया तो एक ये बन गया। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, अब बनते दो हैं पर गिना एक ही जाता है। ऐसा नहीं कि दोनों साइड को बढ़ाकर ये भी बाह्य कोण गिन गया, ये भी बाह्य कोण। तो जितने आंतरिक कोण उतने ही बाह्य कोण गिने जाएंगे। एक वर्टेक्स पर बन सकते हैं दो, पर बनाना एक ही है आपको। तो एक पॉइंट पे, एक वर्टेक्स पे एक ही एक्सटीरियर एंगल गिना जाता है। तो इसका मतलब कि जितने इंटीरियर होंगे उतने ही क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। तो एक अगर 360/n है तो मैं सभी का टोटल कैसे निकालूं? कैसे निकालूं? क्या करना, बस n से मल्टीप्लाई। त्रिभुज में 3 से गुणा करोगे, चतुर्भुज में 4 से गुणा करोगे। तो n साइडेड पॉलीगन में कितने से गुणा करोगे? n से गुणा करोगे। बहुत ही शानदार चीज आपके सामने निकल के आ गई। क्या निकल के आ गया? 360 निकल के आ गया। क्या है ये? भाई ये सम है ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। बाह्य कोणों का योग निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 360 डिग्री। किस में होता है? त्रिभुज में होता है कि स्क्वायर में होता है कि पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, किस में होता है ये 360 डिग्री? कोई सा भी बहुभुज ले लीजिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं n से n तो कट गया, मतलब n के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही बात। मतलब किसी भी प्रकार का पॉलीगन हो, बाह्य कोणों का योग तो क्या होने वाला है? 360 ही होने वाला है। मैं सिद्ध कर देता हूं उदाहरण से। त्रिभुज में जब एक कोण 120 था तो गुणा 3 करोगे तो टोटल क्या बनेगा? 360। स्क्वायर में एक कोण 90 था तो गुणा 4 करोगे तो टोटल क्या होगा? 360। एक 72 है तो गुणा 5 करोगे तो टोटल क्या निकल के आएगा? 360। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम में अगर कभी पूछ ले कि किसी बहुभुज में बाह्य कोणों का योग क्या होता है तो आपको टिक कर देना है 360। भले ही कोई सा भी बहुभुज, वहां पर बैठ के ये नहीं सोचने लगना कि ये तो बताया नहीं कौन सा बहुभुज है, त्रिभुज है कि पंचभुज है। कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई सा भी हो, योग तो क्या होने वाला है? 360 ही होने वाला है, कोई सा भी पॉलीगन हो। फिर से वही बात कि ये फॉर्मूला काम करता है हर प्रकार के पॉलीगन में। 360 किसी का भी होगा। अब यहां पर ये नहीं सोचना कि रेगुलर पॉलीगन में ही होता है। जैसे इंटीरियर एंगल वाली बात थी कि सिंगल का फॉर्मूला काम करता है रेगुलर में, टोटल का काम करता है हर पॉलीगन में। तो इंटीरियर एंगल का ये जो फॉर्मूला था 360/n, ये सॉरी एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला था 360/n, सिंगल एंगल का काम करता है रेगुलर में और टोटल का काम करता है हर प्रकार के बहुभुज में। भले ही भुजाएं बराबर हो या ना हो, पर कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी पंचभुज हो, चाहे भुजाएं बराबर हो या ना हो, टोटल तो हमेशा क्या होगा? 360 ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक आध चीज और मैं आपको समझा देता हूं कि एक आंतरिक कोण का फॉर्मूला 180n-2 है, ये इंटीरियर एंगल का है। और एक्सटीरियर एंगल का, सॉरी ये इंटीरियर एंगल के टोटल का है। और एक्सटीरियर एंगल का तो आपको पता ही है कि टोटल क्या होता है? 360। अगर मैं इन दोनों को भाग लगा दूं तो क्या पता पड़ जाएगा? आंतरिक और बाह्य कोण का क्या पता पड़ जाएगा? अनुपात पता पड़ जाएगा। बात को समझिए। 180 ये कटा, यहां पे 2 आ गया, तो n-2/2 बराबर क्या हो गया? इंटीरियर बाय एक्सटीरियर का क्या निकल के आ गया? रेशो निकल के आ गया। ये क्यों मैंने बताया? क्योंकि इसके ऊपर सवाल आए सीजीएल में, लगातार क्वेश्चंस आए इस फॉर्मूले के ऊपर कि आपको क्या बता दिया जाता है कि जैसे बात को समझना कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात दे दिया गया 7:2। आंतरिक और बाह्य का अनुपात दे दिया 7:2। भुजाओं की संख्या पूछ लेते हैं। तो भाई क्या कठिन काम है। आंतरिक और बाह्य कोण का जो अनुपात है, अगर वो 7/2 दिया गया है तो 2 उधर जाके जुड़ गया। n बराबर क्या आ गया? 9। मतलब भुजाओं की संख्या क्या हो गई? 9 हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशो पता होना चाहिए, n-2/2। दिमाग में क्या डाउट आता है कि सर ये तो बताओ कि ये जो रेशो है ये एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का है या ये सम का रेशो है? तो क्या आप लोग इस चीज को बता सकते हैं कि ये जो रेशो है इंटीरियर और एक्सटीरियर का, क्या सिंगल एंगल का है, मतलब एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का है, या ये इंटीरियर एंगल के सम और एक्सटीरियर एंगल के सम का है? तो बच्चे क्या कहेंगे कि अच्छा यहां पर तो सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, ये भी तो योग का ही है, तो मतलब ये जो रेशो होगा ना ये जरूर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के सम का होगा। पर भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये सम का नहीं, सिंगल एंगल का भी रेशो यही होगा। नहीं भरोसा तो भैया अब देख लो कि एक होता है 180 और -360/n, ये है हमारा एक आंतरिक कोण, यही है सिंगल एंगल। यहां तो मैंने योग लिखा था, सिंगल एंगल ये होगा। एक्सटीरियर क्या होता है? एक एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। अगर मैं एलसीएम ले लूं, चल पहले यहां पे कॉमन ले लेते हैं, 180 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा n-2/n, यही बचेगा, n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बचेगा। मैंने 180 कॉमन लिया, एलसीएम भी ले लिया, इधर बचा 360/n।
भाई n से n भी कटेगा, 180 ये कटा तो क्या आया n-2/2, या फिर यहां पर भी मैं अपॉन में n लगाता तो बात तो वही पड़ती। तो ये जो रेशो है इंटीरियर बाय एक्सटीरियर, ये सिंगल एंगल का भी है और ये इंटीरियर और एक्सटीरियर के सम का भी है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का अनुपात ये है, या कहा जाए कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण के योग का अनुपात ये है, मतलब कि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का रेशो दिया जाए, या फिर इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल के सम का रेशो दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, सेम फॉर्मूला है, क्वेश्चन एक ही प्रकार से हल होगा, क्योंकि रेशो तो दोनों का क्या आने वाला है, सेम निकल के आने वाला है। तो मैंने क्या बता दिया, इंटीरियर एक्सटीरियर के सम का, सॉरी रेशो का भी आपको फॉर्मूला बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि इस फॉर्मूला का डेरिवेशन कम ही लोग समझ पाएंगे, कि इसके लिए लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, गुणा के मूलभूत के नियम की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों ने पढ़ा है शायद वो समझ जाएं, बाकी मैं कोशिश करता हूं, नहीं तो आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए कि अगर ये मैंने बनाया हेक्सागन, ये षटकोण है। अब ये जो हेक्सागन है, अगर मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि इसके विकर्ण कितने हैं, इसके डायगोनल्स कितने हैं, अब आधी जनता यही नहीं जानती डायगोनल क्या होता है, तो भाई मैं डायगोनल का आपको बता दूं कि किसी भी बहुभुज में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, पंचभुज, एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से टच करने पे जो लाइन बनती है, एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने वाली रेखा जो होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे विकर्ण कहा जाता है। और अगर चतुर्भुज की बात करें तो कितने विकर्ण बनते हैं, 2 ही विकर्ण बनते हैं। पर नेसेसिटी ये है कि विद्यार्थी ये ना कहीं सोचने लगे कि इस वर्टेक्स को इसके साथ मिला दो तो ये भी विकर्ण बन गया। नहीं भाई, विकर्ण जो होगा भुजा के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, साइड को डायगोनल में काउंट नहीं करेंगे। मतलब यहां पर अगर मैं डायगोनल बनाना चाहूं तो यहां से, इस वर्टेक्स से ये भी डायगोनल बनेगा, ये भी डायगोनल बनेगा, ये भी डायगोनल बनेगा। मतलब एक वर्टेक्स से कितने विकर्ण बन रहे हैं, 3 विकर्ण बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात होगी तो आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितने विकर्ण बन रहे हैं। आप डायग्राम बना लेंगे, आप गिनती कर लेंगे, तो यहां पर जो निकल के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से यहां पर अगर सारे के सारे कंप्लीट हो गए तो शायद यहां पर 9 डायगोनल्स निकल के आते हैं। हेक्सागन में 9 डायगोनल्स बनते हैं। पर आकृति बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। हेक्सागन में चलो आपने डायग्राम बना लिया, आपने गिनती कर ली कितने हैं कितने नहीं है, पर अगर उसने बोल दिया डूडेकागन बोल दिया, डूडेकागन मतलब द्वादश भुज बोल दिया, ट्राइडेकागन बोल दिया, क्वाड्रेकागन बोल दिया, मतलब ऐसी बड़ी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 14 है, 15 है, 16 है, ना तो आपसे डायग्राम बनने वाला, ना वहां पर गिनती होने वाली। तो कैसे आप करेंगे, बात को समझिएगा कि कोई भी पॉलीगन हो, मैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाने वाला हूं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि किसी भी काम को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपको विकर्ण बनाने के लिए क्या करना है, आपको हर एक वर्टेक्स में से, जितने भी टोटल वर्टेक्स हैं उनमें से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं बस। जैसे कि मैंने एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया, दोनों को मिला दो, बात खत्म, डायगोनल बन गया। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है सिर्फ 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना। तो काम हमारा कितने स्टेप्स में होगा, 2 स्टेप्स में होगा। पहला पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, जितनी भुजाएं हैं उतने तरीके हैं। बात को समझना भाई, पहला पॉइंट मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, मैं पहला पॉइंट ये भी ले सकता हूं, चौथा, पांचवा और छठा। पहला पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 6 तरीके, क्योंकि ये हेक्सागन है। तो किसी n साइडेड पॉलीगन में, किसी n भुजाओं की आकृति में पहला पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, n तरीके होंगे। बात आती है दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके। देखिएगा, अगर मैंने ये वाला पॉइंट अगर पहले नंबर पे सिलेक्ट कर लिया तो एक पॉइंट से तो डायगोनल बनने नहीं वाला, दूसरा पॉइंट भी सिलेक्ट करना है। तो क्या मैं दूसरा पॉइंट फिर से इसी को ले सकता हूं? बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने पहला पॉइंट ये ले लिया है, ये वाला मेरा पहला पॉइंट है, डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट सिलेक्ट करने, एक तो ये ले लिया मैंने, अगर मैं इसी को दोबारा से ले लूंगा तो क्या यहीं से यहीं पर विकर्ण बन जाएगा? भाई बन ही नहीं सकता। एक पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट यहीं पर नहीं हो सकता, कहीं भी होगा पर यहां तो नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करना है तो इसको तो नहीं ले सकते, तो क्या इसको ले लें, यहां से यहां विकर्ण बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो क्या इसे ले लें, ये भी नहीं बनेगा। मतलब एक जो पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया वो खुद और अगल बगल वाले ये तीनों पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बचे कोई भी पॉइंट से आपका विकर्ण बन जाएगा, चाहे आप यहां बनाओ, चाहे आप यहां बनाओ, चाहे आप यहां बनाओ, किसी भी आकृति में। आप देखिए, ये मैंने ऑक्टागन ले लिया, अष्टभुज ले लिया, पहला पॉइंट कोई भी ले लो,
पर दूसरा पॉइंट ना तो ये ले सकते, ना तो ये ले सकते, ना इसे खुद को ले सकते। इन 3 पॉइंट के अलावा बाकी आप यहां से कोई सा भी क्या बना सकते हैं, विकर्ण बना सकते हैं। तो विकर्ण बनाने के लिए पहला पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने, जितनी भुजाएं उतने तरीके। दूसरा सिलेक्ट करने के कितने, n-3, क्योंकि 3 पॉइंट नहीं ले सकते। लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बीच में मल्टीप्लाई लगाइए। इसके बाद n इंटू n-3 क्या निकल के आ गया, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स। पर भाई गड़बड़ यहां पर ये हो गई कि अगर मैंने यहां से ये विकर्ण बनाया और यहां से ये विकर्ण बनाया, इस फॉर्मूले में एक ही विकर्ण की गिनती कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। कैसे कि अगर ये पहला पॉइंट होता, ये दूसरा पॉइंट होता तो ये डायगोनल बनता, पर अगर ये पहला पॉइंट होता, ये दूसरा पॉइंट होता तो ये डायगोनल बनता। तो क्या ये 2 अलग अलग डायगोनल बन रहे हैं या एक की ही गिनती 2 बार हो रही है? भाई साधारण सी बात है, इधर से इधर जाओ या इधर से इधर आओ, एक ही डायगोनल की गिनती कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो इसीलिए डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मतलब n इंटू n-3/2 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हो गया। मैं समझ पा रहा हूं आधी से ज्यादा जनता को बाउंस हो गया ये, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या का आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, आपको आकृति कैसी भी दी जाए आप कर पाएंगे। जैसे मैं कहूं कि हेक्सागन है, कितने विकर्ण होंगे, n की जगह रखो आप क्या, 6 -3 और बटे में क्या आ गया, 2। आप हल करके देख लो भाई, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 9 विकर्ण होते हैं, जो कि हमने पहले ही गिन लिया था। तो किसी भी आकृति में विकर्णों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला। किसी एक एग्जाम में मैंने ये भी देखा था कि ये पूछा गया था कि एक शीर्ष से बनने वाले विकर्णों की संख्या। क्या पूछ लिया उन्होंने ये पूछ लिया कि एक ही शीर्ष से कितने विकर्ण बन सकते हैं। हेक्सागन में कितने बन रहे, एक ही शीर्ष से 3। अब यहां से देख लो, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। तो एक ही शीर्ष से कितने बन रहे, 3। और एक शीर्ष से बनने वाले विकर्णों की संख्या सेकंड पॉइंट के सिलेक्शन के तरीकों के बराबर ही होगी। क्यों, क्योंकि भाई यहां से इसी को सिलेक्ट कर लोगे तो नहीं बनेगा, अगल बगल वालों को लोगे तो नहीं बनेगा। तो मतलब सिंगल वर्टेक्स से कितने बन सकते हैं, n-3 नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम सिंगल वर्टेक्स। एक शीर्ष से बनने वाले विकर्णों की संख्या क्या होती, n-3 होती है। पॉइंट को और अच्छे से समझिए। आपके पास आकृति है पंचभुज, बोलो एक शीर्ष से कितने विकर्ण बनेंगे, 5 - 3 मतलब 2 ही बनेंगे। करके देखते हैं, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ना तो यहां बनेगा ना तो यहां बनेगा। तो एक ही तरफ से कितने बनते हैं, n-3 बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं, n इंटू n-3/2 बनते हैं। मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल पूछा जाए तो ये, एक वर्टेक्स से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। डायगोनल के 2 फॉर्मूला। क्वेश्चन आप ये बिल्कुल उम्मीद मत करो कि सीधा n की वैल्यू देके आपसे पूछ लेगा। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स है। तो ये मैंने आपको डायगोनल के फॉर्मूलाज बता। तो पॉलीगन के आज हमने सारे फॉर्मूलाज कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे आपको क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आने वाले हैं पॉलीगन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आपने नेक्स्ट वीडियो ना देखा हो। क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।